बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं। कल जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कल जो है किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हमने डिस्कस किया था। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम धारा का नियम या आवेश संरक्षण पर आधारित नियम कहते हैं, जिसके अनुसार हमने देखा था कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एक बराबर होता है, और या यूं कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। यहाँ लेने आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। और इसके अलावा किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने देखा था कि किसी बंद पथ में, किसी पाश में जो उपस्थित प्रतिरोध हैं, उन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभव या यूं कह सकते हैं कि उन प्रतिरोधों और उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उन पाशों में लगे वोल्टता स्रोतों या विद्युत वाहक बल के स्रोतों के बराबर होता है, उनकी वोल्टता के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम था। और किरचॉफ का द्वितीय नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम है और ये वोल्टता का नियम भी कहलाता है। ये दोनों बातें हमने कल डिस्कस की थी। आज की क्लास में मैंने कल आप लोगों को एक प्रश्न दिया था कि किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। लेकिन एक दुखद स्थिति कि पता नहीं शायद आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी का मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज या कमेंट इस प्रश्न को लेकर नहीं मिला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से यही कहना है कि अभी कोरोना काल की कंडीशन में जैसा कि आपकी क्लासें लगाई जा रही है, तो थोड़ा इनको सीरियसली लेकर के आप लोग पढ़ें। आपका जो सिलेबस कराया जा रहा है इसको डेली टू डेली रिटर्न करें। कोई प्रश्न या कोई सवाल आपको दिया जाता है तो उसको सॉल्व करें। सॉल्व नहीं होने पर या सॉल्व होने पर जो भी परिस्थिति है, जो भी यथास्थिति है, उसका जवाब या तो मैसेज के थ्रू दें या यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप डाल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ का रिप्लाई आपसे मांगा जाए उसका रिप्लाई ज़रूर दें। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करने की। तो देखिए, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ P, Q, R और S चार प्रतिबाधाएं हैं। बीच में B और D बिंदुओं के मध्य एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यहाँ एक वोल्ट विद्युत वाहक बल का सोर्स E लगा हुआ है। अब देखिए, इस विद्युत वाहक बल के सोर्स से एक धारा I यहाँ से प्रवाहित होती है। बिंदु A पर यह धारा दो भागों में बंट जाती है। एक धारा I1 प्रतिरोध P की ओर प्रवाहित होती है और एक धारा I2 प्रतिरोध R की शाखा में प्रवाहित होती है। यहाँ से ये धाराएं जाती है और आगे B और D बिंदुओं से गुजरती है और B बिंदु पर से यहाँ धारा IG गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होती है। तो शेष धारा I1 माइनस IG Q प्रतिरोध में से होकर के गुजरती है। इसी तरह जो D बिंदु है, D बिंदु पर से I2 और IG धाराएं मिलती है, तो I2 प्लस IG धारा प्रतिरोध S से होकर के प्रवाहित होती है।
बिंदु C पर आकर के ये सभी धाराएं, ये दोनों धाराएं आकर के मिलती है और मिलकर के I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I धारा वापस से विद्युत वाहक बल के सोर्स में चली जाती है। अब आगे इसको बढ़ाते हैं कि इसके लिए जो संतुलन प्रतिबंध है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो हमने यहाँ देखा, तो बंद लूप ए बी डी ए इसको लेते हैं। तो बंद लूप ए बी डी ए को मैंने लिया और इसमें मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करता हूं। तो द्वितीय नियम अप्लाई करने पर I1 P यहाँ फिर धारा इस तरह से चलेगी, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, यूँ गए इस तरह से। तो यहाँ I1P प्लस IG, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G, तो IG, फिर यहाँ से देखिए हम इस धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, I2 इंटू R, और इस पास में किसी प्रकार का कोई वोल्टता सोर्स नहीं है, इसलिए वोल्टता का मान 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। अब लेते हैं हम बंद लूप बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखिए यहाँ इस तरह से चलेंगे हम, इस डायरेक्शन से, यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से यूँ चलेंगे, वापस बी पर आएंगे तो बी सी डी बी में चलेंगे। तो बी से सी की ओर चले तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, माइनस, क्योंकि इस धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं इसलिए माइनस S इंटू I2 प्लस आई जी। ठीक है, फिर धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ इस लूप में भी किसी प्रकार का वोल्टेज सोर्स नहीं है तो वोल्टता का मान 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था के लिए मुख्यतया हम देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 होना चाहिए। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 तभी होगा जब Ig का मान क्या हो, 0 हो। तो Ig का मान उपयुक्त इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो जब हम यहाँ इक्वेशन 1 में Ig इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस इक्वेशन नंबर 2 में Ig बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पद मिलेंगे I1Q माइनस I2S इज इक्वल टू 0। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे को I1P इज इक्वल टू I2R, ये इक्वेशन 4 मिलती है। यहाँ इस इक्वेशन से I1Q इज इक्वल टू I2S, ये इक्वेशन नंबर 5 मिलती है। अब समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देंगे तो हमें एक जो प्रतिबंध प्राप्त होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए संतुलन प्रतिबंध कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ इसमें जो प्रतिरोध लगे हुए हैं PQRS, तो P अपॉन Q इनका जो अनुपात हो वही इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात होना चाहिए। सपोज कीजिए कि P और Q का अनुपात 1/2 है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित तभी रहेगा जब R अपॉन S का अनुपात भी क्या हो, 1/2 हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम है, उसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन प्रतिबंध हम फाइंड आउट कर सकते हैं और वो है आपके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पढ़ेंगे किसी चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल की, कोई चतुर टर्मिनल जाल है उसके प्राचल क्या क्या होते हैं। तो डायग्राम में मैंने एक चतुर टर्मिनल जाल बनाया हुआ है। यहाँ I1 इनपुट में है और I2 निर्गत धारा है। V1 इनपुट यानी कि इनपुट में जो वोल्टता है V1 है, आउटपुट में वोल्टता V2 है। तो चित्र में एक चतुर टर्मिनल जाल को प्रदर्शित किया गया है
जिसमें V1 निवेशी वोल्टता तथा V2 निर्गत वोल्टता तथा I1 निवेशी धारा तथा I2 निर्गत धारा कहलाती है। चतुर टर्मिनल जाल को प्रदर्शित करने के लिए इसके निवेशी व निर्गत टर्मिनलों पर मापी गई राशियों के पदों में कुछ गुणांक परिभाषित करते हैं। यानी कि जो चतुर टर्मिनल जाल प्रदर्शित किया गया है, उस चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी और निर्गत टर्मिनलों पर कुछ जो राशियां हम कुछ पदों के गुणांकों के रूप में परिभाषित करते हैं, इन्हें ही ये जो हम गुणांक फाइंड आउट करते हैं, इन गुणांकों को ही हम चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल कहते हैं। जो चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल होते हैं वो 3 प्रकार के प्राचल होते हैं। सबसे पहले Z प्राचल, Y प्राचल और H प्राचल। Z प्राचल को हम खुले परिपथ की में प्रतिबाधा प्राचल भी कहते हैं। Y प्राचल को हम लघुपतित यानी कि शॉर्ट करने की कंडीशन में प्रवेश्यता प्राचल भी कहते हैं। और H प्राचल को हम शंकर प्राचल भी कहते हैं, क्योंकि यह Z और Y का संक्रमण से उत्पन्न होता है, तो इसे हम संकर प्राचल भी कहते हैं। आज हम यहाँ बात करते हैं Z प्राचल की। तो Z प्राचल की खुले परिपथ का प्रतिबाधा प्राचल की हम बात करते हैं। तो माना किसी जाल परिपथ में कोई सर्किट है, हमारे पास सर्किट नेटवर्क है, तो उस जाल परिपथ में वोल्टताएं V1 और V2 ये परतंत्र चर के रूप में है। किसके रूप में है? परतंत्र चर के रूप में है। और I1 और I2 जो धाराएं हैं, ये दोनों स्वतंत्र चर के रूप में उपस्थित है। V1 V2 जो है वोल्टताएं V1 और V2, ये धाराओं I1 I2 के फंक्शन के रूप में होता है। यानी कि V1 और V2 डिपेंड करता है I1 I2 पर, यानी कि ये इनका फंक्शन होंगे। सो V1 इज ए फंक्शन ऑफ I1 एंड I2, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड V2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 I2, दैट इज इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। dV1 इज इक्वल टू डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1 प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2 dI2, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह dV2 डेल V2 अपॉन डेल I1 dI1 डेल V2 अपॉन डेल I2 dI2, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से हमें ये इक्वेशंस फाइंड आउट होती है ऑन डिफरेंशिएट करने पर। व्यापक रूप में जो ये हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने फाइंड आउट की, इनको व्यापक रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू Z11, ये पद हमारे Z11 के रूप में ले रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, यानी कि इन पदों को हमने इनसे रिप्लेस कर दिया है। ये जो पद है इनको हमने इन पदों के द्वारा रिप्लेस कर दिया व्यापक रूप में। तो V1 Z11 I1, V1 Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2, ये इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह V2 Z21 I1 प्लस Z22 I2, इक्वेशन नंबर 6 हमें फाइंड आउट होती है। कुछ नहीं है, यहाँ V2 है तो V2, ये Z11 है, ये Z12 है, फिर 2 आ गया तो Z21, फिर Z22, इस तरह से। तो यहाँ Z11 इज इक्वल टू ZI, Z11 इज इक्वल टू ZI, इसको ZI से भी रिप्रेजेंट करते हैं Z11 को। तो V1 अपॉन I1, ये किस कंडीशन में? जब I2 को हम क्या करते हैं? 0। यदि हम I2 को यहाँ 0 करते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। उस स्थिति में
Z11 बराबर क्या होगा V1 अपॉन I1। तो V1 अपॉन I1 ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार की प्रतिबाधा, और I का मतलब है इनपुट। तो निवेशी प्रतिबाधा कब, जब धारा I2 का मान कितना है, 0 है। तो ये निवेशी प्रतिबाधा आपके हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस को भी हम R = V अपॉन I के रूप में लेते हैं। तो यहाँ प्रतिरोध नहीं कह करके इसको क्या कहा गया है, निवेशी प्रतिबाधा के रूप में। आगे बात करते हैं, तो यहाँ इसी तरह Z22 = ZR V1 अपॉन I2 ये किस स्थिति में है, जब I1 को 0 कर दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यदि मैं I1 को क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, I1 बराबर 0 कर दूँ, तो V1 = Z12 I2 बनेगा। तो Z12 = V1 अपॉन I2 बन जाएगा। तो इसी का यूज किया गया है। तो यहाँ Z12 = ZR यानी कि रिवर्स प्रतिबाधा। तो V1 अपॉन I2 पश्च अंतरित प्रतिबाधा कहते हैं कब, जब I1 = क्या हो आपके पास, 0 हो। इसी तरह Z21 इसको हम ZF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड कंडीशन में। तो फॉरवर्ड जो है प्रतिबाधा हम इसको ले सकते हैं। तो ZF = V2 अपॉन I1, और इस स्थिति में I2 को 0 कर दीजिए वहाँ पर, तो अग्र अंतरित प्रतिबाधा मिल जाएगी। और Z22 = Z आउटपुट की कंडीशन में, निर्गत की कंडीशन में। तो V2 अपॉन I2 ये निर्गत प्रतिबाधा हो जाएगी आपके, और I1 = 0, यानी कि यहाँ हम इस कंडीशन में I1 को 0 कर दें उस इक्वेशन में, तो हमें ये मिल जाता है। तो इस तरह से इसे हमने जो ये इक्वेशन फाइंड आउट किया था, Z11 Z12 Z21 Z22, तो इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V1 = ZI I1 प्लस ZR I2, V2 = ZF I1 प्लस ZO I2 के रूप में। तो इस तरह से भी हम उस इक्वेशन को लिख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम। कल हम डिस्कस करेंगे वाई प्राचल को। थैंक यू।